चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। और बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करना, हम टाइम देंगे क्वेश्चन पूछने का, उस समय क्वेश्चन पूछना, नहीं तो क्या होता है कि फ्लो टूट जाता है। ठीक है, तो पहले जो है ध्यान से सुनो, कॉपी और पेन जो है तैयार रखो। और अभी तो जो है एक स्टोरी बताएंगे। ठीक है, कि जैसे सवाल उठता है कि डिसआर्मामेंट यानी कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग करंट जो एग्जाम्पल चल रहा है कौन सा, यूक्रेन और रशिया वाला, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, यूक्रेन जो है ये सोवियत संघ का पार्ट ही था, लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ तो ये अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसको नष्ट कर दिया। मतलब उसको बोलते हैं क्या, डिसआर्मामेंट। जब कोई कंट्री अपना न्यूक्लियर वेपन मतलब ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो हम बोलते हैं कि वो डिसआर्मामेंट कर दिया। ठीक है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं निशस्त्रीकरण। तो अब जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं था यूक्रेन के पास, और यूक्रेन जो है जैसे कि हम बताएं कि सोवियत संघ का पहले पार्ट था लेकिन 1991 में अलग हुआ। साथ ही साथ यूक्रेन के पास एक मतलब बगल में देखोगे मैप में तो एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम क्रीमिया था, जो कि रशिया गिफ्ट किया था यूक्रेन को। और वो जो है वहाँ पे रशियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। अब एक चीज़ तुम जानते ही होगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में दो शेर हो गए। कौन कौन से, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। ठीक है, उसको जो अमेरिका है ड्रिवन बाय कैपिटलिज्म, और जो सोवियत संघ है इसका कम्युनिज्म। दो अलग अलग ख्याल थे। कोल्ड वॉर के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, बस एक ब्रीफ में बता रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो विश्व जो है ये दो कैंप में बंट गया। एक कैंप को अमेरिका लीड कर रहा था और यूरोप के कुछ देश इसके साथ थे, और जो दूसरा कैंप था उसको सोवियत संघ लीड कर रहा था कम्युनिज्म वाला थ्योरी से, और कुछ देश उसके साथ थे। लेकिन दोनों सुपर पावर थे, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था, तो सीधा युद्ध नहीं हो रहा था। सीधा युद्ध नहीं हो रहा था, इनडायरेक्ट युद्ध चल रहा था। जैसे होता है ना टेंशना टेंशनी वाला चीज़, कि मान लो कि एशिया में अगर भारत रशिया से अच्छा संबंध बना रहा है तो भारत का जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उससे जो है अमेरिका अच्छा संबंध बना रहा है। उसी तरह कोरिया में मतलब चल रहा है। तो कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध किसके किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, लेकिन फिर यूएसएसआर क्या गलती किया, सोवियत संघ ये 15 देश को मिला के बना था 1921 में। लेकिन जब भी ये कुछ नियम कानून बनाता था ना सोवियत संघ, तो बस खुद को ख्याल मतलब ध्यान में रखता था, बाकी जो 15 कंट्रीज हैं उनका ख्याल नहीं रखता था। तो धीरे धीरे जो 15 कंट्री है उनमें जो है फिर जो है मतलब डिफरेंसेस आने लगी, और वो लोग जो है रशिया से नफरत करने लगे। फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी की लहर भी चली, और मिखेल गोर्बाचोव जो कि वहाँ के राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी काफ़ी छूट दी। और न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के चक्कर में रशिया जो है अमेरिका का बराबरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अमेरिका का कोई वैसा मतलब ऑब्लिगेशन नहीं था कि 15 कंट्री को ढो रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ कि 85 आते आते 1985 आते आते सोवियत संघ का हालत ख़राब होने लगा। जब मिखेल गोर्बाचोव जो है वो और रशिया को छूट दे दिए, तो उसके बाद जो है सब कंट्री डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट करने लगा, और नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 1991 आते आते जो है सोवियत संघ पूरा टूट गया। और ये बहुत बड़ा कारण रहा कि इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। ठीक है, क्योंकि हम लोग का हर मौसम का साथी था कौन, सोवियत संघ। लेकिन जब सोवियत संघ ही कमज़ोर पड़ गया, और ना ही हम अमेरिका से अच्छा रिश्ता रखे थे, ना ही चाइना से अच्छा रिश्ता रखे थे, तो हम भी टूट के बिखरने लगे। अल्टीमेटली जो है जब सोवियत संघ का हालत ख़राब हुआ तो हमारा भी हालत ख़राब हुआ। तो खैर अभी मेन यहाँ क्या समझाना है कि जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया, ठीक है, मेन पॉइंट क्या समझे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर हुआ। कौन से दो कंट्री मेन मतलब रिस्पॉन्सिबल थे, अमेरिका ड्रिवन बाय कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर ड्रिवन बाय कम्युनिज्म। दो अलग अलग थ्योरी थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट था। पहले तो जो है रशिया खूब टक्कर दिया, सोवियत संघ खूब टक्कर दिया, लेकिन चूंकि वो ना मोनोपोली करता था, अपना मनमानी करता था, बाकी जो 15 कंट्री उसके साथ में थे उनका ख्याल नहीं रखता था, तो वहाँ पे जो है डिफरेंसेस पैदा होने लगे। और वो कंट्री बोले कि यार रूस के साथ रहने का फ़ायदा ही क्या है, जब रूस जो भी काम कर रहा है बस अपना ही ध्यान में रख रहा है, हम लोग के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है।
तो 1985 आते आते जो है डिफरेंसेस और बढ़ गए, बाकी कंट्रीज़ में चुनाव होने लगा जो सोवियत संघ के साथ थे, और जो मिखेल गोर्बाचोव बने राष्ट्रपति तो वो समझ गया कि यार झूठ मूठ का 15 देश को धोने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, मतलब आज़ादी दे ही दो। तो उसके बाद नतीजा ये हुआ कि 1991 में सोवियत संघ जो है टूट गया। और जैसे कि हम बोले कि कुछ कुछ फेमस चीज़ विश्व का पूछ रहा है, ठीक है, तो ये जान लो, पूछ सकता है कि सोवियत संघ जो है यूएसएसआर वो कब टूटा था। तो टूटा था दिसंबर 1991 में, टूट के बिखर गया, ठीक है। अब जो उसके साथ कंट्री थे यूक्रेन, अब ये लोग सोचे कि यार हथियार रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, और ये लोग अपना जो वेपन है उसको नष्ट कर दिए। तो इस बात को हम किस लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा हो गया कि रशिया जो है चढ़ाई कर दिया यूक्रेन पे। आज यही यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन रहता, परमाणु हथियार रहता, तुम ईरान का एग्जाम्पल ले लो, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लो, इतना छोटा कंट्री है और अमेरिका के खिलाफ हमेशा काम करता है, लेकिन क्यों नहीं कभी हुआ कि अमेरिका जो है नॉर्थ कोरिया या ईरान पे इधर चढ़ाई कर दे? क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि उसको पता है कि भाई उन लोग के पास न्यूक्लियर वेपन है। और ये हम बात ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आज बात करेंगे एनपीटी का, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, जो कि बोलता है कि आपको जो है हथियार, न्यूक्लियर वेपन आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो हम क्या बोले, आपको हम डॉट्स बताते हैं, उसको कनेक्ट करना है। तो एक डॉट क्या बताए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, ठीक है, वहाँ पे सामने में डालना डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, क्वेश्चन मार्क डालना, ठीक है, कि ये दिखाता है कि आज के डेट पे अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियार रहता तो अमेरिका का, मतलब रशिया का इतना औकात नहीं था कि मतलब वो यूक्रेन पे चढ़ाई करता, ठीक है। और गड़बड़ क्या हुआ, मतलब कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया रूस और अमेरिका के बीच में, जब रूस का जो 15 कंट्री अलग हो गया और रूस पूरी तरह से टूट गया, ठीक है। लेकिन एक बंदा बोलता है ना, पुतिन जिसका नाम है, वो 20 साल में बदल के रख दिया। 2000 के आसपास जो है वो प्रेसिडेंट बना और 20 साल में ना रशिया जो एकदम टूट गया था उसको वापस खड़ा कर दिया। ऐसा खड़ा कर दिया कि यूक्रेन को जो है अमेरिका और यूरोप के कुछ देश बोले थे, नाटो के जो सदस्य हैं, कह रहे तुम लड़ो ना यार, हम लोग हैं ना पीछे से, और कोई भी मदद को नहीं आया। इतना बना के मतलब रखा है पुतिन। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि रूस को ऐसा करना पड़ा। तो देखो, भले कि जो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, लेकिन नाटो जो संगठन है, नाटो कब बना था? कोल्ड वॉर के बाद 2 बड़ा संगठन बना था। एक वार्सो पैक्ट, ये कौन किया था? रूस किया था। और रशिया को रोकने के लिए, रशिया बढ़ते जाता रशिया को रोकने के लिए नाटो का गठन हुआ था, जो कि अभी भी है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। तो अमेरिका नाटो के थ्रू क्या कर रहा था कि रूस के आसपास जो भी कंट्री हैं उसको जो है वो नाटो का सदस्य बना रहा था। और रशिया बार बार यूक्रेन को बोल रहा था कि देखो बाबू, पड़ोसी तुम मेरा है, ठीक है ना, नाटो में तुम मत शामिल हो, जो भी तुमको बेनिफिट चाहिए हम तुमको दे देंगे। लेकिन वहाँ पे अमेरिका क्या करता है? अमेरिका पैसा फेंक फेंक के ना जो लीडर्स हैं उनको खरीद लेता है। तो पहले क्या किया कि पैसा वहाँ पे फेंका, और रशिया मना कर रहा था कि यार मत मिलो तुम नाटो में, मत मिलो नाटो में। और जो क्रीमिया है, जो 2014 में रशिया यूक्रेन से छीना था, वहाँ पे जो है रूस के जो मतलब रूसी लोग काफ़ी ज़्यादा रहते थे, क्योंकि वो जो क्रीमिया पार्ट है वो कौन दिया था? वो कौन दिया था यूक्रेन को? रशिया ही दिया था। तो पहले तो जो है रशिया चढ़ के जो है क्रीमिया को छीना कि चलो कम से कम अब यूक्रेन को जो है दिमाग ठिकाने पे आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यूक्रेन का दिमाग ठिकाने आया नहीं, और यूक्रेन अड़ा रहा कि हम जो है नाटो का सदस्य बनेंगे 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 बनेंगे। तो रूस, मतलब रशिया इंतज़ार कर रहा था कि भाई अब लगता है कि ना ये समझेगा नहीं, ठीक है। तो फिर हमला कर दिया रशिया। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन शामिल हो जाता नाटो में, तो फिर क्या होता कि स्पाइंग होता, मतलब अमेरिका जो है अपने वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी को भेज के, डिफेंस को भेज के जो है
फिर रूस का सब पता वता कराता, उसको मतलब फिर नुकसान भी पहुंचा सकता था। तो रसिया इस चीज़ को समझता था कि भाई हमको अपना सोवरेनिटी को बचाना है यार, और हम इतना बार मौका दे रहे हैं यूक्रेन को संभलने का, लेकिन यूक्रेन नहीं संभल रहा है। तो फाइनली जो है, और कोविड के टाइम में भी जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा ही पहुंचा। सभी काफ़ी परेशान, निगेटिव ग्रोथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा हिट हुए। और रशिया जो है, चाइना से जो इसका संबंध खराब चल रहा था, तो चाइना पे भी जो है कुछ प्रतिबंध अमेरिका लगाया था, रशिया पे भी प्रतिबंध लगाया था। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त बन जाता है। तो रशिया चाइना जो है एकदम ज़बरदस्त वाला दोस्त बन गए। रशिया को और भी सपोर्ट हो गया कि भाई हमको तो बैक सपोर्ट में चाइना है ही। और रहा सहा कसर जो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, उससे हो गया। तो हम बात ये क्यों निकालें, हम ये बात इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम बात करेंगे एनपीटी का। ये तुमको एक ट्रेलर दिखा है कि यूक्रेन के पास आज के डेट पे अगर परमाणु हथियार रहता, तो जैसे नॉर्थ कोरिया और ईरान भले एंटी अमेरिकन कोई भी काम करते हैं, लेकिन अमेरिका का हिम्मत नहीं होता है कि ईरान या नॉर्थ कोरिया पे चढ़ाई करे, ठीक है। या उसी तरह चाइना इतना बदमाश कंट्री है, इंडिया पे क्यों नहीं चढ़ाई कर पाता है, क्योंकि हम लोग के पास न्यूक्लियर वेपन है। नहीं तो तुमको क्या लगता है चाइना शांत बैठे रहता? तो इसीलिए पावर रिस्पेक्ट पावर, आपके पास पावर है, आपका इज्जत रहेगा। इंडिया क्या था, इंडिया जब तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था, स्पेस मिशन में इतना अच्छा नहीं किया था, इंडिया का जो है वैल्यू नहीं होता था। 1974 में जब हम लोग पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक है, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो उसके बाद जो है तुरंत जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो डर गए, और किस संगठन का फॉर्मेशन किया गया था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। वो ये सोचने लगे कि भाई अगर कोई भी कंट्री यूरेनियम मटेरियल रखेगा, न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, तो ये भाई सही नहीं है। यूरेनियम मटेरियल उसी के पास होना चाहिए, या न्यूक्लियर मटेरियल उसी के पास होना चाहिए जो एनएसजी का सदस्य होगा। तो सबसे पहले जो संगठन है, जो हम होमवर्क दिए थे 4 एक्सपोर्ट ग्रुप में, सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। और ये सब हम बोले जीएस क्या है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुमको जो है यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग में अभी प्रॉब्लम लगे कि सर एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक का बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि सबका एक दूसरे से कनेक्शन है, और क्लास ख़त्म होते होते हम वो कनेक्शन समझा देंगे। अभी बस जो है चीज़ों को तुम ध्यान रखो कि हाँ, अमित सर बात किए क्या, अमित सर बात किए कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, वो डिसआर्मामेंट कर चुका था, इस वजह से जो है रूस उस पर हमला किया। एक पॉइंट वो बोले। दूसरा पॉइंट हम क्या बोले, पावर रिस्पेक्ट पावर। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम्हारा जो है इज्जत रहेगा। कहने का मतलब कि अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो दूसरा कंट्री भी जो तुमको जो है ना इज्जत देगा। इंडिया का ही 1974 के पहले वो हिसाब किताब नहीं था, लेकिन 1974 के पहले थोड़ा इज्जत बढ़ा। हम लोग का जो फूड सिक्योरिटी वो भी इंश्योर हुआ। और फिर जब सेकेंड टाइम 1991 में हम एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए, और फिर जब सेकेंड टाइम 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो तुम देखिए कि 2000 के बाद अमेरिका आ रहा है, चाइना आ रहा है, सब कंट्री जो है अमेरिका से जो है मतलब इंडिया से जो है दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। इंडिया का जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करना चाह रहा है। तो दूसरा पॉइंट हम बोले कि पावर रिस्पेक्ट पावर। पहला पॉइंट बोले कि डिसआर्मामेंट की वजह से, निशस्त्रीकरण की वजह से जो है यूक्रेन पे हमला हुआ। साथ ही साथ यूक्रेन जो है जिद पे अड़ा था कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे ही बनेंगे, और रशिया उसको बोल रहा था कि हम आपको सारा बेनिफिट देंगे जो आपको चाहिए, लेकिन आप नाटो का मेंबरशिप मत लीजिए, लेकिन यूक्रेन मान ही नहीं रहा था। तो ये 2 मुद्दा बताएं। और तीसरा मुद्दा ये बताया कि इंडिया 2 बार जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया है। जो लोग नए हैं उनको शायद पता नहीं होगा। एक पोखरन मूवी है जॉन अब्राहम का, कभी मौका मिले, ठीक है, तो उसको देखो, है ना। कोई मूवी भी बहुत ज़बरदस्त रहता है, उससे काफ़ी सीखने को मिलता है। हालांकि उसमें बॉलीवुड का तड़का जो है लगा दिया जाता है, लेकिन मतलब फिर भी जो है कुछ ना कुछ स्टोरी वहाँ से मिलता ही मिलता है। तो उसमें दिखाया है। तो भारत सरकार जो है ये 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया, एक बार 1974 में और एक बार 1998 में, ठीक है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि होता है ना कि कुछ चीज़ जो है जो बस तुम्हारे पास है, जो डेवलप कंट्रीज़ के पास है, और कोई डेवलपिंग कंट्री वैसा काम कर ले
तो जो डेवलप कंट्री होते वो चिढ़ जाते कि अरे ऐसा कैसे यार, न्यूक्लियर वेपन हम लोग इतना मुश्किल से बनाए हैं और एक भारत जैसा छोटा कंट्री ऐसा काम कर लिया, प्रतिबंध लगाओ, इस पर सैंक्शन लगाओ। तो सैंक्शन लगा दिया था बुरी तरह से, और इसके चलते जो है जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू हुआ था अमेरिका की मदद से, वो बंद हो गया था। ठीक है, वही ना बोलते कि रूस जो है हर मौसम का साथी है, लेकिन अमेरिका नहीं है। अमेरिका अपना फायदा देखता है, उसके बाद दोस्ती करता है। तो भारत पे जो है प्रतिबंध लग गया था, क्योंकि हम बोले कि जैसे इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, अभी बस तुम डेटा नोट करो, बाद में हम सबको कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, अभी बहुत सा चीज़ बाउंसर भी जाएगा, कोई बात नहीं है, नया नया चीज़ है, नया नया फैक्ट है, दिक्कत अभी होगा, लेकिन इस कहानी को हम और अच्छे से समझाएंगे। तो हम बोले कि इंडिया पहली बार टेस्ट कब किया, 1974 में। जैसे टेस्ट किया, टेस्ट का जो है ऑपरेशन का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। तो जो डेवलप कंट्री हैं अमेरिका और जो यूरोपियन साथी उसके, बोले कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ बात है कि इंडिया के जैसा छोटा कंट्री जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। नहीं, अब हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे NSG, जिसका भारत अभी तक सदस्य नहीं हो पाया है। ठीक है, 4 एक्सपोर्ट ग्रुप की हम बात किए थे। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है आपका, MTCR है, वासनर अरेंजमेंट है, NSG है। 3 का तो सदस्य इंडिया बन चुका है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का बन चुका है, वासना अरेंजमेंट का बन चुका है, MTCR का बन चुका है, लेकिन NSG का सदस्य नहीं बन सका अभी तक। क्यों? क्योंकि उसमें हर कंट्री को पावर है कि आप मेंबरशिप को रोक सकते हैं, और चाइना कुछ कंट्री के साथ मिलकर इंडिया को अलाउ ही नहीं करने देता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, उसके ओपोजिशन में क्या हुआ, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और बोले क्या कि हम लोग उसी कंट्री को न्यूक्लियर मटेरियल देंगे जो इसका सदस्य होगा, NSG का सदस्य होगा, उसी को हम देंगे। ठीक है, और इंडिया पे जो है प्रतिबंध लगा दिए। फिर इंडिया जो है, अब इंडिया का जो है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ये सबको पता ही होगा कि इंडिया के पास यूरेनियम उतना नहीं अवेलेबल है। थोड़ा बहुत जादूगोड़ा जमशेदपुर के पास जो है वहाँ पे, और अभी सबसे बड़ा जो है आंध्र प्रदेश में उसका मतलब मिला है यूरेनियम का रिजर्व, लेकिन फिर भी बहुत कम है। इंडिया के पास थोरियम बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, इसके फादर कौन, होमी जे भाभा। यहाँ बहुत सारा चीज़ डेटा आएगा, लिख लो, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनका नाम क्या है, होमी जे भाभा। वो बोले कि भाई साहब इंडिया में जो है यूरेनियम है ये नहीं है, या मतलब नाम मात्र के लिए है। तो एक काम करते हैं, हम जो है 3 स्ट्रक्चर्ड या 3 टायर न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाएंगे। पहले में जो है हम यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे में प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे, और तीसरे लेवल पे जो है हम थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी बाद में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन चूंकि अभी चर्चा चल ही रहा है, तो और एक दूसरे से कनेक्शन है, कुछ इंटरनेशनल कनेक्शन है, कुछ इंडियन कनेक्शन है। तो उसको ध्यान में रखो कि भारत में किसको फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, तो उनका नाम है होमी जे भाभा। और होमी जे भाभा ने ये देखा कि भारत में जो है यूरेनियम है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे यार, तो हम ना 3 टियर जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला लेवल पे हम कहीं से भी जुगाड़ करके थोड़ा यूरेनियम लाएंगे, उसके बाद उसको रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड जो लेवल होगा वो प्लूटोनियम वाला होगा। अभी इंडिया जो है प्लूटोनियम वाला पे ही पहुंचा है, सेकेंड स्टेज पे ही पहुंचा है। और जो थर्ड लेवल होगा वहाँ पे हम थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2-3 चीज़ यहाँ बन सकता है कि फादर कौन है, इंडिया का जो है कितना टायर प्रोग्राम है, USSR कब टूटा, ये सब जानने का है। क्योंकि अभी जो है JPSC बस सिलेबस फॉलो नहीं कर रहा है, सिलेबस के अलावा भी जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मतलब समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैक टू द स्टोरी। तो हमने बात की कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है अमेरिका की मदद से चला था। अभी हम लोग अपना चलना ही सीख रहे थे न्यूक्लियर वाला चीज़ में, कि हमने जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया 1974 में। जैसे 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो अमेरिका है और जो उसके यूरोपियन दोस्त हैं वो लोग मिलके न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बनाए और भारत पे प्रतिबंध लगा दिए कि भाई अब तुमको बैन कर दे रहे हैं। उसके बाद जो है रशिया थोड़ा बहुत दोस्ती निभाता था, लेकिन
फिर बाद में जब MTCR जब ये लोग ग्रुप बनाए तो MTCR में मिसाइल के संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं तो रशिया को मना कर दिए कि देखिए जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है हम उसी को देंगे जो इसका सदस्य होगा। भारत उसका भी सदस्य नहीं था। तो एक हम बात किए NSG का, दूसरा हम बात किए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ठीक है। ये मिसाइल से और ड्रोन से जो है उसको कंट्रोल करता है। इराक जो है ईरान पे मतलब हमला करके उसको कब्जा करने का कोशिश किया था, ठीक है। उस समय केमिकल बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ था और पूरा विश्व में हाहाकार मच गया था क्योंकि मतलब बहुत लोग को डेथ हुआ था और मतलब हेल्थ इंजरीज हुई थी। और तब तक जो है केमिकल बायोलॉजिकल वेपन को रोकने के लिए कोई भी संगठन नहीं था। तो जब ये चीज़ हुआ तो 85 में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये पहल की थी कि भाई अब बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम 4 ग्रुप का बात किए उसमें एक NSG था, एक MTCR था, एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप था, जिसका मकसद क्या है कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को रोकना। हर ग्रुप का अपना अलग अलग मकसद है। जैसे कि हम लोग इन्वायरमेंट में बात किए थे कि जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ये बायो सेफ्टी के लिए है, जो एजेंडा 21 है ये सतत विकास के लिए है, जो क्योटो है ये क्लाइमेट चेंज के लिए है। तो वैसे ही यहाँ पे 4 एक्सपोर्ट ग्रुप हैं, लेकिन चारों एक्सपोर्ट ग्रुप का अलग अलग मकसद है। NSG का मकसद है कि भाई हमको जो है ये देखना है कि न्यूक्लियर मटेरियल हम उसी को दें जो कि इसके सदस्य हैं। जो NPT है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, इसका मकसद है कि हमको न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करना है और कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप कर सके। उसके बाद जो है हालांकि ये एक्सपोर्ट ग्रुप में नहीं आता, NPT जो है एक्सपोर्ट ग्रुप में नहीं आता। एक्सपोर्ट ग्रुप में यही 4 आते हैं। NSG हो गया आपका, मिसाइल का और ड्रोन का कंट्रोल करने के लिए MTCR है, उसके बाद केमिकल बायोलॉजिकल वेपन के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, और चौथा बचा आपका वार्नर अरेंजमेंट। वार्नर अरेंजमेंट जो है ट्रेडिशनल वेपन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये 4 मेन एक्सपोर्ट ग्रुप हैं। इसके अलावा जो है न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने के लिए NPT है, जिसका कि 50 साल पूरा हुआ और हम लोग पूरा उम्मीद किए थे कि इस बार मेंस में क्वेश्चन देगा, लेकिन साइंस का क्वेश्चन जो है ढंग से सेट किया नहीं, यानी उस हिसाब से मतलब पूछा नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन खैर एग्ज़ाम है, ये कोई कह नहीं सकता कि भाई ढंग से पूछा नहीं, आप आसान क्वेश्चन भी क्यों नहीं करके आए। ये तो गलती मतलब हम लोग का है, मतलब स्टूडेंट का ही है। और तो मतलब लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि इस बार जो है मेंस जल्दी ही हो जाएगा, इस 7 to 10 JPSC में बहुत मतलब बहुत ही बेइज्जती हुई JPSC की। तो उम्मीद है कि जो 11 JPSC है उसमें वैसा मिस्टेक नहीं होगा, और जो मेंस है वो भी मतलब हो जाना चाहिए दिसंबर तक। तो दिसंबर या जनवरी तक मतलब हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाएगा। जैसे इस बार जल्दी हुआ, वो तो कोविड या फिर जो वो रिज़ल्ट जो उल्टा पुल्टा दिए थे कोविड के चलते, तो नहीं, कोविड जो रिज़ल्ट उल्टा पुल्टा दिया था उसके चलते थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो निपटा जाता जनवरी में ही। तो ये चीज़ है कि ये 4 एक्सपोर्ट ग्रुप है, आपको जानना है। सिंपल जो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, और चारों का नाम दे देगा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR, वार्नर अरेंजमेंट और NSG। तो जो पढ़े हैं उनको तो भाई ये बच्चा क्वेश्चन रहेगा कि ओ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का तो सदस्य नहीं है, बाकी तीनों का बन चुका है, और वो भी हाल ही फिलहाल में बना है। पिछले 4-5 साल के ड्यूरेशन में ही तीनों का सदस्य बना है, 2016 से जो है बना है, ये नहीं कि पहले नहीं था। जब इंडिया थोड़ा और उभर के सामने आया, उसका स्पेस पावर और मतलब मार्केट भी, इकोनॉमी भी जो थोड़ा स्ट्रेंथन होने लगा, तब जाके जो है 2016 से बाकी कंट्रीज़ के साथ उसके रिलेशन भी अच्छे होने लगे, तब अलग अलग ग्रुप में जो है उसको मेंबरशिप मिला है। चाइना के ऑब्जेक्शन की वजह से उसको NSG में मेंबरशिप नहीं मिल रहा है, और चाइना जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दिया था, इसीलिए चाइना जो है MTCR का सदस्य नहीं है। ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे थे कि भारत जो है मदद करेगा चाइना को MTCR का मेंबरशिप दिलाने में, और चाइना मदद करेगा भारत को NSG का, लेकिन दोनों का आपस में संबंध ही खराब है। तो ना ही भारत मदद किया चाइना को MTCR के लिए, और ना ही चाइना मदद किया NSG के लिए, ठीक है। तो इंडिया 2 बार जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया, और उसके बाद इंडिया का जो है 1998 के बाद एक
अच्छा पावर के रूप में इंडिया उभरने लगा। एक रीज़न और ये भी रहा कि जो हम लोग एलपीजी किए, फॉरेन कंट्रीज़ को यहाँ आने दिए, तो हमारा जो है ट्रेड भी बढ़ने लगा। और चूँकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना है, सबको भारत का ज़रूरत पड़ने लगा। उसके बाद जब 2008 आते आते अमेरिका में मंदी टाइप से सिचुएशन आ गया, सब प्राइम क्राइसिस, तब अमेरिका सोचा कि अरे यार, अब मेरा इकोनॉमी जो है नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है, और भारत का जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन एक टर्म इस्तेमाल होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 64 साल, ठीक है। तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, तो सोचा कि भाई यहाँ यूथ बहुत ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, मार्केट इतना बड़ा है, और हम लोग का जो है इकोनॉमी डाउन जा रहा है, चाइना से मेरा संबंध अच्छा है नहीं, रशिया से मेरा संबंध अच्छा है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, दिमाग लगाया पूरा खतरनाक टाइप से, 2005 से ही दिमाग लगा रहा था कि हम इंडिया को क्या चाहिए। इंडिया के पास जो है यूरेनियम नहीं है, और चूंकि इंडिया पे प्रतिबंध लगा है, इंडिया जो न्यूक्लियर टेस्ट किया और एनएसजी का जो गठन हो गया, तो बोला गया कि नहीं, हम न्यूक्लियर मटेरियल उसी को देंगे जिसके पास क्या रहेगा, जो एनएसजी का सदस्य होगा उसी को बस देंगे। और इंडिया तो एनएसजी का सदस्य था नहीं, तो अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो दिमाग लगाए कि चाइना से हमारा रिश्ता ख़राब है, रशिया से हमारा रिश्ता ख़राब है, और हमारा अर्थव्यवस्था डाउन जा रहा है, डाउन हो रहा है हम लोग का अर्थव्यवस्था, तो कैसे हमको मार्केट मतलब कहाँ जाए। तो उसको ध्यान में आया कि इंडिया चलते हैं, और इंडिया को ज़रूरत किस चीज़ का है, यूरेनियम का। और उस समय जो है 2008 के आसपास चाइना उतना पावरफुल नहीं था, और पुतिन अभी रशिया को खड़ा ही कर रहा था, तो ना ही रूस स्ट्रांग था ना ही चाइना स्ट्रांग था। खैर रूस तो हम लोग का सपोर्ट ही करता, रूस तो कभी क्रॉस करता नहीं, लेकिन चाइना एंटी कर सकता था। किस चीज़ का, एक डील किया अमेरिका, 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ के आइएगा, होमवर्क रहेगा। अमेरिका और इंडिया के बीच में हुआ 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील। इस समझौते में हुआ क्या, इस समझौते में ये हुआ कि अमेरिका बोला कि भले आप एनएसजी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन आपको ये छूट दी जाती है, आपको ये छूट दी जाती है कि सिविल पर्पस के लिए, हथियार बनाने के लिए नहीं, सिविल पर्पस के लिए जो है आप न्यूक्लियर मटेरियल एनएसजी के सदस्यों से ले सकते हैं, ठीक है। और वही अगर उस समय चाइना स्ट्रांग रहता तो बोलता नहीं, ये एग्जाम्पशंस नहीं होगा, लेकिन चाइना स्ट्रांग था नहीं, कुछ कर नहीं पाया। और जो बुश है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2, ठीक है, उसका पिताजी जॉर्ज डब्ल्यू बुश 1 था, कुवैत वार के साथ, गल्फ वार जब हुआ तब, और जो बेटा जी है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2 है, तो वो जो है, और ये मनमोहन सिंह का बहुत अच्छा काम रहा, बहुत मस्त। आज इंडिया जो है 4%, पूछता है ना कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग कितना प्रोडक्शन करते हैं, तो लगभग 4% करते हैं, अभी और बढ़ाना है। आज हमारा फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, रूस के साथ, बहुत सारा कंट्री के साथ न्यूक्लियर डील है। क्यों है, यही 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील की वजह से। अगर ये 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील नहीं होता तो हम लोग को कभी भी यूरेनियम मिलता ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग पे प्रतिबंध लगा था, और उसके बदले में क्या किए, उसके बदले में हम अपना इकोनॉमी जो है उसको और ओपन अप कर दिए, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील क्या था, इसको मतलब देख लेना है, क्योंकि अगर पूछेगा कि हाँ भाई इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में बताइए, तो आपको एकदम स्टार्टिंग से बताना होगा कि हाँ भाई इंडिया में जो है यूरेनियम की कमी है, तो जो इंडिया के फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैं होमी जे भाभा, वो इंडिया के लिए 3 टियर न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाए, और इस तरह से जो है इंडिया का जो है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चालू हुआ। जो पहला है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसको बोलते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। जो फर्स्ट स्टेज है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का, उसका नाम है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। जो सेकंड स्टेज है उसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। पहला में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, प्लूटोनियम बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। सेकंड में क्या होता है कि प्लूटोनियम का रॉ मेटल के रूप में इस्तेमाल होता है, और मान लो कि अगर तुम 2 किलो इस्तेमाल करें प्लूटोनियम, तो निकलता है 2.5 किलो प्लूटोनियम निकलता है। वैसा प्रोसेस बनाया है, तो उसका नाम क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जितना प्लूटोनियम डालेंगे उससे भी ज़्यादा आएगा। ये क्वेश्चन भी मेंस में आ सकता है, या फिर पीटी में ही आ सकता है कि भारत जो है
अभी किस स्टेज पे पहुंचा है अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के, ठीक है। तो भारत जो है अभी सेकंड स्टेज पे पहुंचा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो एक तो तुमको 1 to 3 न्यूक्लियर डील डाले हैं, दूसरा जो है तुमको इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है इस पे 200 वर्ड्स में जो है नोट्स बनाना है। और देखो अभी फॉर्म नहीं आ रहा है तो हम लोग ये सब चीज़ को कुछ कुछ जो मेंस का सिलेबस है उसको मतलब भी देखते चलेंगे, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ जो है तुम्हारा कवर होते हुए चलेगा, और ये फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। प्लस पीटी में भी अगर घुमा के क्वेश्चन देगा तो उसका भी जवाब कर सकता है, ठीक है। तो एक होमवर्क तुमको दिए 1 to 3 न्यूक्लियर डील, दूसरा होमवर्क दिए कि आप इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में बताइए। दोनों पे जो है 200 शब्द का होगा, हमको होमवर्क चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डील है ये 2008 में हुआ, 2008 में हुआ तो इंडिया को एक बेनिफिट हो गया, और चाइना स्ट्रांग था नहीं कि अपोज कर पाए, और अमेरिका जो है उसको इंडिया का मार्केट चाहिए था। अमेरिका का इकोनॉमी नीचे जाते जा रहा था, तो अमेरिका को मार्केट चाहिए था, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा था, तो दोनों को बेनिफिट हो गया। इंडिया को छूट मिल गया कि आप जो एनएसजी के मेंबर्स हैं उससे आप सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर ले सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल ले सकते हैं। तो हम लोग फ्रांस से स्टार्ट किए, साउथ कोरिया, अमेरिका, रशिया, मतलब बहुत सारा जो है अभी 14-15 पता नहीं कितना सारा हम लोग का जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हालांकि सब तो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी आगे चल के जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, ठीक है। और हम लोग जो है अपना क्लाइमेट चेंज का भी जो है टारगेट पूरा करना है। जो हम लोग कोयला पेट्रोल से जो प्रोड्यूस करते हैं, अभी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो किससे होता है, कोयला पेट्रोल से होता है। ये अभी जैसे पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर की रीन्यूएबल एनर्जी से कितना हो गया, 40% हो गया नवंबर दिसंबर 2021 तक। भारत जो है अगर मान लो कि एक एग्जांपल मान लो कि 100 लाख यूनिट अगर प्रोड्यूस करता है ना, तो उसमें से मान लो कि 40 लाख यूनिट जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करता है, नवीकरणीय ऊर्जा से। सोलर हो गया, विंड हो गया, उसमें न्यूक्लियर भी आ जाएगा, तो उस हिसाब से मतलब प्रोड्यूस करता है। और एट प्रेजेंट कितना प्रोडक्शन है, 4%, क्योंकि अभी पूरा एक्टिव हुआ नहीं है। तो 4% जो है प्रोडक्शन न्यूक्लियर एनर्जी से है। तो एक तुम्हारा 1 to 3 न्यूक्लियर डील, दूसरा जो है तुम्हारा जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है विथ स्पेशल फोकस ऑन किस पे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सीधे मेंस में क्वेश्चन पूछ देगा 32 नंबर का कि भारत का जो है परमाणु कार्यक्रम बताइए, और साथ ही साथ जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उस पर विशेष फोकस करके बताइए, ठीक है। तो ये मतलब करना ही करना है। और अब 1-2 दिन में चूँकि मैक्सिमम लोग फीस दे ही चुके हैं, तो अब ग्रुप को शिफ्ट करेंगे टेलीग्राम पे। इंतज़ार करें कि थोड़ा पेमेंट आ जाए, उसके बाद अब ग्रुप को शिफ्ट किया जाएगा टेलीग्राम पे। जो लोग का रह गया है वो लोग भी 1-2 दिन में कर दो यार पेमेंट, सही रहेगा। जिसका कुछ वैसा एकदम अर्जेंसी या प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, तब तुम थोड़ा रुक के करना। बाकी जिसका नहीं है तो फिर कर दो, पेमेंट आता है तो फिर पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। चलो, तो ये चीज़ हो गई, और यहाँ पे 1 to 3 न्यूक्लियर डील समझाएं। अब बात कर लेते हैं जो यूक्रेन रशिया वाला मैटर में हम तुमको बताएं कि न्यूक्लियर वेपन रखना क्यों ज़रूरी है। अब जो एनपीटी बना था, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968 में इस पर चर्चा हुई, और 1971 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। इसका 50 साल पूरा हुआ 2021 में। इस पर बहुत तैयारी हम लोग किए थे यार, लेकिन दिया नहीं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इंटरव्यू में पूछ लेगा, यू नेवर नो, क्योंकि इतना टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो एनपीटी का यही मकसद था कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो नहीं होने चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए, और विश्व एक पीसफुल कंट्री बनना चाहिए। और हाँ, अगर आपको न्यूक्लियर जो मटेरियल उसका इस्तेमाल करना भी है तो बस बिजली के उत्पादन के लिए, ठीक है, बिजली के उत्पादन के लिए करना है। एक होमवर्क और नोट करो कि कौन से ईयर में जो है इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लेके आया था। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, और इस पे बवाल क्यों हुआ था, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर बोल दिए थे कि लगता है कि इंडिया को अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब कभी भी युद्ध होता है तो हम
पहले हथियार न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर बेटा कोई हम पे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे उसका, ठीक है। तो ये है इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, इंडिया ऑफिशियली एडॉप्टेड, इंडिया जो है ऑफिशियली अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब किया था, 2002, 2003, 2004 या इसमें से कोई नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्यों, क्योंकि पिछले 1-2 साल में जो है इस पे चर्चा हुई कि इंडिया जो है अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, परमाणु सिद्धांत जो है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो चाइना और पाकिस्तान उंगली किए था हम लोग को, तो उसको बदल सकता है। तो इसको लेके मतलब होता है ना, पूरा हाहाकार मच गया था, क्योंकि भारत जो है एक शांति प्रिय देश है भाई। और अगर एक शांति प्रिय देश जो है अगर ये बात कह देता है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम चेंज भी कर सकते हैं, तो फिर सोचो क्या होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा होमवर्क ये हो गया, ये तो सिंगल लाइन का, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, बस उसको देख लेना है, 50 वर्ड्स में तैयार कर लेना है कि जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो क्या है इंडिया का। क्योंकि जब हम लोग ये न्यूक्लियर का बात कर रहे हैं, इसका जिक्र कर ही रहे हैं, तो इससे संबंधित जो भी चीज़ है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हो, चाहे वो एनपीटी हो, चाहे वो 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील हो, सब एक ही साथ पढ़ो, भले कि 2 दिन लगे, लेकिन 2 दिन में ऐसा होना चाहिए कि कोई तुमसे पूछे कि भाई बताओ, तो तुम जो है उसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। छू छू के नहीं निकलना है, जो टॉपिक पढ़ना है डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय है, ठीक है। और ये टॉपिक सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ सकता है। आपको क्या लगता है कि जो डिसआर्मामेंट है, निशस्त्रीकरण, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एग्जाम्पल तुम दे सकता है यूक्रेन रशिया का, ठीक है। तो हम क्या बोले, ये सब डॉट है, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, और सब कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी बस पॉइंट नोट करते चलो, अभी पूरा बात समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा हाईफाई चीज़ है, तो अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन पेशेंस रखना है, 2 दिन में और पिक्चर क्लियर हो जाएगा, इतना बहुत जान लो। 3 दिन से इन्वायरमेंट ही चल रहा था, हम बोले नहीं यार, थोड़ा कुछ बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, इन्वायरमेंट बहुत हो गया। तो यही टॉपिक हमको लगा कि हाँ, ये जो है टॉपिक, इसमें 4-5 मैटर है जो जानने समझने का है। इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है, इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है, कब अपनाया गया था, 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील क्या है, ठीक है। और एनपीटी जो है जिसका 50 साल पूरा हुआ, ठीक है, उसका क्या सक्सेस रहा, क्या फेलियर रहा, ये तुमको 300-400 शब्द में तैयार करना। इस पर खैर वीडियो भी बना है एनपीटी पे, तो उसमें कोई दिक्कत तुमको होगा नहीं, उस पर वीडियो डाल ही देंगे कि हाँ एनपीटी का क्या है, क्या सक्सेस रहा, क्या फेलियर रहा। उस पर क्वेश्चन भले इस बार नहीं पूछा, लेकिन पूछेगा तो ज़रूर, साथ ही साथ पूछ सकता है, चूँकि उसका 50 साल पूरा हुआ, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। एनपीटी केम इन टू एग्जिस्टेंस इन, एनपीटी अस्तित्व में कब आया, मतलब लागू कब हुआ वो, तो 1971 में हुआ। अब उसका दिक्कत क्या है, इंडिया क्यों नहीं साइन करता है, ये बहुत हिट क्वेश्चन है कि यार इंडिया जो है एनपीटी साइन क्यों नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है कि एक तो हम यूक्रेन रशिया का एग्जांपल देख ही दिए कि अगर आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रहता, तो पाकिस्तान, जिसको कि खुन्नस है कि तुम मेरा बांग्लादेश क्यों अलग करवाया, हम भी तुम्हारा कश्मीर अलग करवाएंगे, अरे यार, तो तुम ही ना उसको ठीक से नहीं रखा। अगर तुम बंगाली बोलने वाले मुस्लिम्स को अच्छे से इज्जत से रखता, ठीक है, तो वो लोग काहे के लिए अलग कंट्री का डिमांड करते। अब पाकिस्तान क्या हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान बना और इधर ईस्ट पाकिस्तान बना, बांग्लादेश। जब वहाँ पे चुनाव हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान जीत गए चुनाव, अब वेस्ट पाकिस्तान माथा पकड़ लिया कि अरे भाई ये क्या हो गया, क्योंकि जो उर्दू बोलने वाले मुस्लिम थे उनको लोग ज़्यादातर प्रायोरिटी देता था, और इधर जो ईस्ट पाकिस्तान वाले जो बंगाली बोलते थे उससे वो लोग नफरत करता था। लेकिन जब चुनाव हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान, और इधर डेमोक्रेसी, उधर वो लोग पूरा कट्टर था वेस्ट पाकिस्तान में, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान थोड़ा लिबरल था। तो जब चुनाव हुआ वहाँ पे, तो शेख मुजीबुर रहमान जो है वेस्ट पाकिस्तान के लीडर को हरा दिया,
अब जो है वेस्ट पाकिस्तान सोचा कि अरे बेटा अब तो जो है इसको बनाना पड़ जाएगा हेड कंट्री का, दिक्कत का बात हो जाएगा। तो फिर अपना मिलिट्री भेज के पूरा वहाँ रेप क्राइम पूरा करवाने लगा, मारकाट करने लगा। 80 लाख बांग्लादेशी भाग के इंडिया में आ गए। मानना पड़ेगा इंदिरा गांधी का, बोले कि जो होगा देखा जाएगा। जबकि पाकिस्तान का अमेरिका से भी अच्छा संबंध, वेस्ट पाकिस्तान का, और चाइना से भी अच्छा संबंध। लेकिन जब 80 लाख कि हम लोग मर जाएंगे, इतना मतलब जाति हो रहा है, रेप क्राइम सब मर्डर हो रहा है, हम लोग को बचाइए, तो इंस्टेंट डिसीजन कि जो होगा देखा जाएगा, अभी हमको सेव करना ही करना है। और साथ ही साथ उस समय 1971 में 20 साल का फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ, किसके साथ? सोवियत संघ, जो उस समय सबका बाप था, ठीक है। तो जैसे ही अभी अमेरिका जो है सोच रहा था कि हम कुछ कार्रवाई करेंगे, चाइना सोचा था हम कुछ कार्रवाई करेंगे, उसी समय जो है मास्टर स्ट्रोक इंदिरा गांधी खेली और 20 साल का जो है 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली। अब कौन बोलेगा भाई, ठीक है, अब कौन बोलेगा? तो वही है ना, वेस्ट पाकिस्तान खुद अगर अच्छे से रखता ईस्ट पाकिस्तान को, बंगाली बोलने वाले मुस्लिम को भी ठीक ढंग से रखता, तो कभी भारत को इंटरवेंशन करना नहीं पड़ता और कभी जो है बांग्लादेश बनता ही नहीं। लेकिन वो लोग बस उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स को ही मतलब वैल्यू करते थे, बाकी को नहीं करते थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान है उसको ये खुन्नस हो गया कि ये जो है मेरा भाई को मतलब अलग कराया है, बांग्लादेश को अलग कराया है, अब हम भी जो है इसका मतलब एक पार्ट को अलग कराएंगे, कश्मीर को अलग कराएंगे। वही उन लोगों को जिद समाया रहता है कि, लेकिन ये देखता नहीं है कि भाई हाँ, क्यों अलग करना पड़ा? तुमको तो दे ही दिया गया था कि लो भाई तुम ईस्ट पाकिस्तान भी लो, लेकिन जो है चैन से रहो, लेकिन तुम रहे नहीं। तो वो मतलब पाकिस्तान का गड़बड़ रहा थोड़ा। चलो अब बैक टू मतलब इसमें आते हैं हम लोग कि अगर हम लोग के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रहता तो तुमको क्या लगता है कि पाकिस्तान और चाइना हम लोग कभी छोड़ता? यार नहीं छोड़ता, ठीक है। तो जो हम कोटेशन बोले, पावर रिस्पेक्ट पावर, ठीक है, तो वो वाला चीज़ है। तो यहीं पे सवाल उठता है कि एनपीटी बना था कि न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म कर दिया जाए, निशस्त्रीकरण किया जाए, तो इंडिया जो है एनपीटी को साइन क्यों नहीं करता है? एक तो हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं पाकिस्तान और चाइना, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर आज हम न्यूक्लियर वेपन नहीं रखें, ठीक है, तो भाई हम लोग का क्या हाल होगा तुमको पता ही है। तुरंत युद्ध होगा और मतलब हम लोग को होता नहीं है, पूरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। दूसरा, यूक्रेन रशिया का एग्जाम्पल बताता है कि क्यों निशस्त्रीकरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। यूक्रेन अपना जो गधा की तरह जो है अपना सब हथियार नुकसान मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, रशिया चढ़ाई कर दिया। वही उसके पास न्यूक्लियर वेपन रहता, डिसआर्मामेंट नहीं किया हुआ रहता, हिम्मत नहीं था रशिया का कि उस पर कुछ, रशिया या किसी भी कंट्री का हिम्मत नहीं था कि यूक्रेन पे मतलब चढ़ाई करे, ठीक है। तो एनपीटी सही तो है कुछ मायने में, लेकिन इंडिया नहीं साइन करता है, ये बहुत हद तक सही है, ठीक है, बहुत हद तक सही है। कंसीडरिंग आवर इंटरेस्ट, हमारा जो इंटरेस्ट है उसको देखते हुए इंडिया जो है एनपीटी को साइन नहीं करता। उसमें ये 2-3 रीजन जो है आपका आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी जो एक करना है कि वाई इंडिया डू नॉट साइन एनपीटी, भारत जो है वो एनपीटी को साइन क्यों नहीं करता है। और एनपीटी का एक चीज़ और है, एनपीटी जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य हैं, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, उसको बोलता है कि ठीक है आप परमाणु हथियार रखे हैं, चलो ठीक है, दूसरा कंट्री नहीं रखना चाहिए। ये क्या बात हुआ? अरे नहीं रखेगा तो आप सबका नष्ट करवाइए ना। तो इंडिया ये भी बोलता है कि जो एनपीटी है इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है। ये जो 5 कंट्री है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको बोलता है कि आप हथियार रख सकते हैं, लेकिन जो बाकी कंट्री है उसको बोलता है अपना हथियार मत रखिए। तो ये 2-3 चीज़ है मेन जिसकी वजह से जो है इंडिया एनपीटी को साइन नहीं करता है। तो वही हम बोले कि एक तो एक्सपोर्ट ग्रुप में हम लोग को पढ़ने कि क्या एक्सपोर्ट ग्रुप है, लेकिन साथ ही साथ जो न्यूक्लियर से संबंधित चीज़ें हैं वो 3-4 चीज़ है। 1 to 3 न्यूक्लियर डील थोड़ा बहुत जान जाओ, क्योंकि 2008 का है, बहुत ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, बस उसको तुम बेसिक्स तुमको पता होना चाहिए कि हाँ क्या है, ठीक है।
दूसरा जो चीज़ है, इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है विथ स्पेशल फोकस ऑन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये तुमको जानना ही जानना है। यूएन यूपीएससी 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, 2017 में पूछा था कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है बताइए, ठीक है, तो ये आपको जानना ही जानना है। तीसरा एक एवरग्रीन सवाल है कि भारत जो है एनपीटी को साइन क्यों नहीं करता है, ठीक है, वाई इंडिया डोंट साइन एनपीटी, उसका कारण क्या है ये बताइए। चौथा जो है, एनपीटी का 50 साल पूरा हो गया, आप बताइए एनपीटी का अचीवमेंट क्या रहा और फेलियर क्या रहा, ठीक है। तो चूंकि इतना सारा टॉपिक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया चीज़ है, तो हम बोले कि नहीं चलो आज हम बताएंगे, तो जो एकदम नए हैं उनको 20% समझ में आएगा, फिर वीडियो एक भेजेंगे एनपीटी वाला, कुछ समझ में आएगा, कुछ पढ़ेंगे, और कल जब दोबारा से रिपीट होगा तब आपको जो है वो चीज़ और गहराई में समझ में आएगी, ठीक है। तो चलो अब जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्या थोड़ा बहुत हवा पानी लगा, बोलो। खुशी, खुशी कुछ समझ में आया? अंजलि, सुमंत, दिनेश, समझ में आया। ठीक है। अभी मान लो बेसिक, हाँ ठीक है, अभी ये बेसिक्स है, इसीलिए जो है हम सही में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि हम आज 5-6 चीज़ जो है बता दिए, ठीक है। लेकिन तुम जब फोकस करोगे, थोड़ा सा गूगल में देख के आओगे, और कल जब दोबारा से जो है डिस्कशन चलेगा इसी पे, तो और टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। टॉपिक कैसा लगा? इंटरेस्टिंग लगा ना? मज़ेदार लगा ना? कुछ नया जाने, कुछ नया सीखे, ऐसा फील हुआ? तो ना एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, ठीक है, बताते हैं, बहुत मजेदार पूछा था कि एनपीटी रिकॉग्नाइज करता है। चलो ठीक है, खासकर जो एक बिल्कुल नए स्टूडेंट्स या सुपर लगा तो चलो ठीक है, यानी कि हम ठीक ठाक कन्वे कर सके। तो कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या कि एनपीटी रिकॉग्नाइजेज नहीं, एनपीटी डू नॉट रिकॉग्नाइजेज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एनपीटी किसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज न्यूक्लियर पावर, ठीक है, किसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है न्यूक्लियर पावर के रूप में? ऑप्शन दिया था अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, ठीक है। तो बोलो तो क्या जवाब होगा? ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। देखो मतलब एनपीटी बोलता है कि 9 कंट्री के पास जो है ना न्यूक्लियर वेपन है, 5 जो परमानेंट कंट्री हैं वो तो है ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, ये 4 कंट्री के पास जो है न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन रिकॉग्नाइज किसको करता है? रिकॉग्नाइज करता है बस 5 देश को, बोलता है कि 9 देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन रिकॉग्निशन करता है जो 5 परमानेंट सदस्य हैं उसको करता है, ठीक है। और दिनेश ये मतलब कब इम्प्लीमेंट हुआ? जो एनपीटी है ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ? तो 1971। हाँ 1971। और क्या हुआ कि मतलब चूंकि ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है, हाँ कुछ इफेक्टिव रहा, उतना इफेक्टिव नहीं रहा, इसको बाद में जो है इनडेफिनिट पीरियड के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। और अब इसका जगह एक बहुत दमदार ट्रीटी लिया है, क्योंकि यूएन को सब बोल रहा था कि जब एनपीटी उतना पावरफुल नहीं है तो आप काहे नहीं कोई पावरफुल चीज़ करते हैं। तो यूएन सोच रहा था, फाइनली जो है 2017 में जो है, ठीक है, ये लेके आया है TPNWS, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर, नहीं TPNWS करके है ट्रीटी, एक मिनट रुको, TPNWS, हाँ, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ठीक है। तो अब इसी वजह से जो है एनपीटी का जो अस्तित्व है और भी ख़त्म हो गया, क्योंकि यूएन का जो है एक नया ट्रीटी ही आ गया है,
भारत हालांकि उसको भी साइन नहीं किया है, लेकिन उसको बहुत सारे कंट्री साइन किए हैं। तो एनपीटी का सक्सेस अचीवमेंट तो जानना ही जानना है। ये टीपीएनडब्ल्यूएस को भी थोड़ा एक बार देख लेना। और एनपीटी का एक ठो भाई था जो कि सीटीबीटी के नाम से फेमस है, लेकिन एनपीटी कम से कम ये बोलता था ना कि आप न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए, लेकिन सीटीबीटी बोलता था कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही सिविल पर्पस के लिए और ना ही जो है वेपन का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये तो मतलब और भी घटिया था, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिवली बैन करता है। एनपीटी क्या बोलता था कि ठीक है आप न्यूक्लियर वेपन मत रखिए, लेकिन आप बिजली के उत्पादन के लिए न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीटी ये कम से कम बोलता था। लेकिन जो सीटीपीटी था वो तो और घटिया था, वो बोलता था कि ना ही सिविल पर्पस के लिए और ना ही युद्ध के लिए, आप किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है पूरा माहौल न्यूक्लियर वाला हो गया है। ठीक है, अब जो है थोड़ा एक्सपोर्ट ग्रुप जो होमवर्क दिए थे वो देख लेते हैं, और ज़्यादा आज नहीं बताएंगे क्योंकि आज हमको लग रहा है कि थोड़ा ओवरडोज हम कर दिए हैं। अब तुम लोग थोड़ा देख के आना, एक तो एनपीटी का वीडियो डालेंगे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि एनपीटी क्या है, क्या अचीवमेंट किया, क्यों फेलियर हुआ, भारत क्यों नहीं साइन करता है। तो जो लोग को नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना, अभी क्लास के बाद हम डाल देंगे। और थोड़ा इसको जो होमवर्क दिए हैं 4, मतलब 1 to 3 न्यूक्लियर डील पे ज़्यादा नहीं, 50 से 70 वर्ड्स में आंसर करना है। वो हमको शॉर्ट आंसर चाहिए, वो लंबा नहीं चाहिए। लंबा कौन सा चाहिए? एनपीटी का अचीवमेंट और फेलियर, उसमें भी हम तुम्हारा मदद करेंगे। जो वीडियो भेजे हैं वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, बस उसको कॉपी पेस्ट मत मारना, उसको अपना शब्द में करना। ठीक है, या और अच्छा बताए क्या रहेगा कि तुम उसको गूगल से पहले खुद ढूंढ लो। जब थोड़ा यहाँ से परेशान होगे ना टॉपिक के लिए, और जब तुमको टॉपिक मिलेगा तुम उसका अहमियत समझोगे। तुरंत दे दिए तुमको ना भी, अपना एफर्ट ही नहीं लगाओगे, अरे सर भेज दिए लो चलो छापा छापी करो, तब मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा रुक के भेजेंगे। पहले तुम खुद ढूंढो कि एनपीटी जो है ये क्या है, इसका क्या अचीवमेंट है, क्या फेलियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोले वो भी लंबा हमको चाहिए, इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बताओ। 3 स्टेज का है, विथ स्पेशल फोकस ऑन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जरूरी थोड़ी है कि मेंस का बैच में ही मेंस का पढ़ाएंगे, हमको मन करेगा तो हम पीटी में भी पढ़ा सकते हैं कभी कभी, खासकर जब अभी कोई वैसा प्रेशर और बर्डन नहीं है तो कुछ मेंस का झलक दिखा सकते हैं। झलक दिखला जा बोला जो बात है ना, तो थोड़ा आइडिया लगे कि ओ भाई साहब खाली 1 लाइन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और न्यूज़पेपर उम्मीद है कि तुम लोग लगा लिए होगे। अब जो है न्यूज़पेपर का डिस्कशन भले कि 10 मिनट का सही, 15 मिनट का सही, पूछेंगे कि बताओ यार, होता है ना इंटरव्यू में जाते हो तो घुसते घुसते पूछता है, आज न्यूज़पेपर देखे थे? जी सर। बताइए एडिटोरियल में क्या दिया था? तो अभी से सोचो ना कि हाँ यार हमको इंटरव्यू देना है, अभी से तैयार करो ना। और वो मेंस में भी बोले थे ना, अभिषेक भाई जो है हम लोग से हर में जो है 3 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा क्यों रहेंगे? न्यूज़पेपर का कीड़ा हो गए थे। न्यूज़पेपर जैसे खाना खाते हैं उनको 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूज़ सुनना ही सुनना है। तो हर क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिए थे, तो इस वजह से हर क्वेश्चन में 3-4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा उनको। देखो एक ही चीज़ है, योर नंबर योर मार्क्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क। जितना मेहनत करोगे उतना नंबर मिलेगा भाई, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू नहीं होता है। जितना सोचने का क्षमता बढ़ाओगे, और सोचने का क्षमता कैसे बढ़ेगा? जब पढ़ोगे तब। यही एक तरीका है, पढ़ोगे। और जो लिखने वाला काम बोले हैं ना, मतलब माइंड ब्लोइंग है। और अभी तो खाली बोल रहे हैं, अभी नया नया है, 2-3 दिन के बाद नाम लिखा हुआ हमको पीडीएफ चाहिए। जब टेलीग्राम में मूव कर देंगे ना तो हमको स्टार्टिंग से करना है, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं हमको सबका फाइनल रिजल्ट चाहिए। ये नहीं कि सर हम पीटी पास के लिए, नहीं, हम पीटी में पढ़ा रहे हैं, हम मेंस में भी पढ़ाएंगे, लेकिन सबका हमको फाइनल चाहिए। और पीटी में ही बेस बना देना है, क्योंकि अभी प्रेशर नहीं है कि जब 2 महीना के बाद पीटी का बैच ख़त्म हो, तुम्हारा कम से कम 20 से 25% सिलेबस जो है मेंस का ख़त्म हो जाना चाहिए, कि तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेंथ रहे। तो इसीलिए
हम 55% मेहनत करने को तैयार हैं, 45% तुम करो, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज़ लिखाएगा जिस पे तुम अपना दिमाग लगाएगा। एक बात जान लो, ऐसा यूनिट हम खुद से नहीं पढ़े थे। मेरा 2 दोस्त हमको वो टॉपिक पढ़ाया था, बोला था एक बार देख लेना, हम देखे नहीं थे। नतीजा क्या हुआ, फिजिक्स का वही क्वेश्चन आया यूनिट, लेकिन चूंकि हम उसको खुद से मेहनत नहीं किए थे, खुद से पढ़े नहीं थे, रिकॉल नहीं कर पाए। तो यही बात है कि अनटिल एंड अनलेस आप अपना एफर्ट लगाइएगा, उसको आप टॉपिक को अपना नहीं बनाइएगा, प्रेशर में उसको नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यही बात है। इसीलिए हम बोलते हैं टॉपिक थोड़ा सा हम बता दिए, गूगल तुम्हारे पास है, उसको देखो, समझो, नहीं समझ में आए, झलक कुछ चीज़ पढ़ा था डिजर्टिफिकेशन का, उसको नहीं समझ में आया, पूछा, बताएं, लेकिन कोशिश तो करो यार, कोशिश तो करो। पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना। क्यों? क्योंकि जैसे हम ऑफिसर बनने का चाहत रखते हैं, वैसे तुम भी ऑफिसर बनने का चाहत रखता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही है कि ठीक है हम तुमसे सीनियर हैं, बस यही डिफरेंस है। गोल हम लोग का सेम ही है। तुमको भी एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, लोगों का मदद करना है, अपना लेवल पे जो है बदलाव करना, मेरा भी वही गोल है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि हम तुमसे पहले से मतलब एज में भी बड़े हैं और ऐसे भी मतलब पहले से लगे हुए, यही डिफरेंस है। तो इसलिए ये चीज़ शुरू से डेवलप करो। हम हमेशा बताया क्या सोचते थे, कोई सीनियर मिल जाए, कोई वैसा मिल जाए, हमको बता दे, हम टॉपिक मतलब समझ ले। हम भी इस चीज़ से बचते थे, मतलब होता है टेंडेंसी, लेकिन वो काम नहीं सही है, वो काम सही नहीं है। तो चलो ठीक है, अब जो है ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी चीज़ को बता दिए आपको। ये सब चीज़ हमको थोड़ा 200-300 शब्दों में चाहिए। इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम विथ स्पेशल फोकस किस पे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि इंडिया का सेकंड स्टेज है। दूसरा, एनपीटी का क्या अचीवमेंट और फेलियर था। अभी वीडियो हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तुम खुद से तैयार करो, और ज़्यादा नहीं लिखना है, 100-150 जितना भी तुम पहले पढ़ो टॉपिक को, छापना नहीं यार, हमको चीट नहीं करना। अपने से पहले पढ़ो एनपीटी क्या है, क्या उसका मतलब अचीवमेंट रहा, क्या फेलियर रहा, उसको फिर लिखने की कोशिश करो। ठीक है, जितना लिखा, 1 पेज लिखा, 1 ही पेज लिखो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी बरतो और ब्रेन और पेन का कनेक्शन अभी से करने का कोशिश करो। इतना मस्त नॉलेज हो जाएगा ना, और इतना मस्त राइटिंग स्किल हो जाएगा ना, फिर वही अभिषेक भाई वाला हाल होगा, 570 बोले ना, 10-15 लोग होंगे 570 वाले रेंज में, वहाँ वो वाला कैलिबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुमको पता हो कि जो चीज़ है उसको कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, वो राइटिंग स्किल डेवलप करेगा। इसीलिए हम बार बार इस चीज़ को करने बोल रहे हैं। नहीं, टीटी ऑन पी, TPNWS, ठीक है, वो उसका जगह लिया है, मतलब जगह क्या, उसको साइड ही कर दिया है, क्योंकि एनपीटी को तो ऐसे भी अनिश्चित काल के लिए ना पोस्टपोन कर दिया गया था। अब उसका कुछ मतलब हो ही नहीं रहा था, खाली फॉर्मेलिटी हो रहा था एनपीटी का। लेकिन फिर भी मतलब सोचो 1971 से अभी तक मात्र 9 कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर पाए। साथ ही साथ मतलब जैसा हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, वैसा कोई भी जो है अटैक नहीं हुआ न्यूक्लियर बम का। तो मतलब कुछ ना कुछ इसका सक्सेस रहा है और कुछ ना कुछ इसका फेलियर रहा है। तो दोनों पर्सपेक्टिव आपको जानना होगा, देखना होगा, थोड़ा खुद से करो। हो सकता है 1 घंटा लगे, हो सकता है 2 घंटा लगे, लेकिन खुद एफर्ट लगा के जब उसको तुम लिखोगे ना यार, इतना खुशी मिलेगा ना कि वाह, आज हम इनिशिएट कर दिए। और शुरुआत करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब कल से अप्रैल घुस रहा है, ठीक है, तो नाउ इज़ द टाइम, यही समय है कि शुरुआत कर दिया जाए। तुमसे आज आधा पेज लिखा था, आधा पेज लिखो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन बिना देखे लिखो। ठीक है, बिना देखे लिखो, बात बनेगा। ठीक है, तो अब जो है क्लास को रैप अप करते हैं। इसको करके आओ, हम होमवर्क वहाँ लिख भी देंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। और अपना हार्डवर्क पुटअप करो, ये नहीं बोलेंगे सीधे 6 घंटे, 2-4 मतलब लगाओ, समय लगाओ और देखना कितना अच्छा लिखाएगा।
आधा घंटा पढ़ोगे 2 लाइन लिख सकोगे, हम ये खुद देखे हैं। 1 घंटा पढ़ोगे 5-10 लाइन लिख सकोगे, 2 घंटा पढ़ोगे 2 पेज लिख दोगे। जितना टाइम लगाओगे ना, और जब पढ़ना है तब पढ़ना है, जिसको जिससे जहाँ बात करना पहले कर लो, और जैसे पूजा इबादत की तरह जो है पढ़ाई करो ईमानदारी के साथ। हम बैठे हैं, हमको एनपीटी ख़त्म करना है, एनपीटी ख़त्म करेंगे तभी हम व्हाट्सएप या ट्विटर या कुछ जो है चलाएंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर कंसंट्रेशन। मोबाइल खोले रहोगे, एनपीटी पढ़ोगे, जो टॉपिक समझ सकते थे 40 मिनट में समझोगे 2.5 घंटे में। तो ईमानदारी रहो, ईमानदार रहो अपने प्रति यार। अपना टीचर अपना स्टूडेंट खुद बनो, बाकी तो हम गाइड करने के लिए हैं ही, लेकिन एकदम ऑनेस्ट रहो। ये छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बहुत डिफरेंस मेक करेगा। और तुमको वही अभिषेक भाई, अरविंद, दीपक भाई, मतलब 4-5 को तो हम जानते हैं जो 570 के रेंज में है, ठीक है, मेरे दोस्त यार में। तो ये वाले रेंज में तुम मतलब आ जाओगे। और हमको भी पता नहीं था कि इतना डिफरेंस मेक हो सकता है। मेंस के पहले हमको नहीं पता था, क्योंकि कभी हम मेंस का तैयारी में मतलब किसी ग्रुप में नहीं किए थे। ये पहली बार था कि मेंस के पहले हम कुछ लोग को जानते हैं कि हाँ ये भी मेंस दे रहा है, ये भी मेंस दे रहा है, ये भी मेंस दे रहा है, ये पहली बार था। तो हम पहली बार ऑब्जर्व की कि एक छोटा सा डिसिप्लिन, एक छोटा सा चीज़ तुमको 40-50 नंबर आगे कर सकता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा बात है। अब लोग क्या है, इंटरव्यू का कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है, हम लोग इंटरव्यू का टेंशन है। तो ये काम करो और उसके बाद कल फिर फर्दर्स को डिस्कस करते हैं। अभी पढ़ो, अभी बहुत सारे डाउट्स इफ बट वाट रहेगा, ठीक है। टॉपिक को जिद पकड़ना है, हमको एनपीटी समझना है तो समझना है, जिद पकड़ना है टॉपिक का। हमको इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम समझना है, फास्ट ब्रेडर रिएक्टर का डायग्राम कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, ये हमको जानना है यार। इंडिया एनपीटी साइन क्यों नहीं करता, ये हमको समझना है यार। जिद पकड़ो तब ना, जैसे प्यार मोहब्बत खाने की चीज़ों में हम लोग जिद पकड़ते हैं ना, वैसे जिद अगर पढ़ाई में पकड़ लिए ना, लाइफ कहाँ से कहाँ हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। टॉपिक्स को कीजिए, होमवर्क दे रहे हैं उसको देखिए, एफर्ट लगाइए। एक बार में समझ में नहीं आएगा